नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। आपके मुद्दे, आपकी आवाज़ लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं प्राइम डिबेट में। जाहिर सी बात है, अलग अलग मुद्दे हर दिन सियासी गलियारे में तैर रहे हैं। आज हम एक ऐसे चर्चित मुद्दे पर अगले 1 घंटे तक चर्चा करने जा रहे हैं जो देश की सियासत में आने वाले आम सभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की, यानी चुनावी बॉन्ड। दरअसल इस व्यवस्था की शुरुआत चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए किया गया था। साल 2017 में यह व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा बना। इसके जरिए यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति या बड़े व्यापारिक घराने अपनी पसंद के राजनीतिक दलों को मनचाही रकम का दान दे सकते हैं। राजनीतिक दलों को नगद दिए जाने वाले चंदे के विकल्प के रूप में इस व्यवस्था को लागू किया गया, जिससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाई जा सके। दोस्तों, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें भारत में पंजीकृत कोई भी भारतीय नागरिक या संगठन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्धारित केवाईसी मानदंडों को पूरा करने के बाद इस बॉन्ड को खरीद सकता है। देश में पहली बार चुनावी बॉन्ड साल 2018 में जारी हुआ और तब से लेकर अब तक करीब 11 बार बॉन्ड जारी किया जा चुका है। दरअसल बॉन्ड को खरीदकर कोई भी सियासी दल को पैसा दे सकते थे। इस बॉन्ड पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। चुनावी बॉन्ड से किस दल ने पिछले 5 सालों में कितना धन हासिल किया, इस मुद्दे पर याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सरकार ने 28 अक्टूबर को हलफनामा देते हुए कहा कि भाई, ये जानकारी सामान्य नागरिक को चुनावी बॉन्ड के स्रोत के बारे में नहीं दी जा सकती है। ये जानने का अधिकार सामान्य नागरिक को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और चुनावी बॉन्ड का जरिया बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पूरा डिटेल देने का आदेश दिया। अदालत ने क्या फटकार लगाई, ये आप जानते ही होंगे। आज एसबीआई ने अदालत के आदेश का पालन करते हुए अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी, हलफनामा दाखिल कर दिया। चुनाव आयोग को भी रिपोर्ट सौंप दी गई है, जो जल्द ही सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा। इस बीच कई अधिवक्ताओं के संगठन ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति महोदया को भेजे पत्र में यह कहा गया कि इस मामले में सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट को रोका जाए। मामला पेचीदा है। विपक्षी दल चूंकि इसलिए इस मामले को लेकर सरकार को घेर रहे हैं कि आखिर चुनाव बॉन्ड को लेकर सरकार बच क्यों रही है। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर एडीआर की भी एक रिपोर्ट आई थी, जो अक्सर ऐसे मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट देती रहती है। पहले सुन लेते हैं कि क्या कहना है विपक्षी दल कांग्रेस का इस पूरे मामले को लेकर। यह क्रांतिकारी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि देश बच जाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट जागते रहे तो। जब तक सुप्रीम कोर्ट जागे रहेंगे तब तक हमारा देश बचते रहेंगे। देखिए, दरअसल आपको एक जानकारी और दे देते हैं कि अदालत ने 15 फरवरी को ऐतिहासिक फैसला देते हुए इस बॉन्ड को रद्द करते हुए असंवैधानिक करार दिया था। उसके बाद से ये मामला तूल पकड़ा। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए जानने की कोशिश करते हैं, जो एडीआर की रिपोर्ट से हमने आंकड़ा लिया है कि आखिर क्या कुछ रहा। साल 2017 से 22 तक चुनावी बॉन्ड से सियासी दलों को मिले करीब 9,000 करोड़ रुपए। चुनावी बॉन्ड से 5 राष्ट्रीय दल और 24 क्षेत्रीय दलों को हासिल हुई थी धनराशि। चुनावी बॉन्ड से सर्वाधिक करीब 5,000 करोड़ अकेले बीजेपी को हासिल हुई, यह एडीआर की रिपोर्ट कहती है। बीजेपी को कुल धनराशि का करीब 58% हासिल हुआ, यह भी एडीआर रिपोर्ट का ही हिस्सा है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही, जिसे 952 करोड़ रुपये चुनावी बॉन्ड के जरिए हासिल हुए। तीसरे नंबर पर टीएमसी यानी ममता दीदी की पार्टी 767 करोड़ रुपये हासिल किए। यानी कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि एक भारी भरकम रकम चुनावी बॉन्ड के जरिए 29 सियासी दलों में, जिसमें 5 राष्ट्रीय दल और 24 क्षेत्रीय दल हैं, उन्होंने हासिल किए। जाहिर सी बात है, आपको मैं समझाने की कोशिश किया इस ग्राफिक्स के जरिए। हालांकि एसबीआई का क्या रिपोर्ट है वो आने वाले दिनों में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देखा जाएगा कि आखिर जो ये तमाम बॉन्ड जारी किए गए उसमें किस सियासी दल ने कितना रुपया, कितना धनराशि हासिल किया। लेकिन निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि एसबीआई ने ये रिपोर्ट सौंप दी है। चुनावी बॉन्ड खरीद की तारीख, खरीदार का नाम, बॉन्ड की कीमत,
सारे डिटेल्स चुनाव आयोग को सौंप दिए हैं, लेकिन इसमें सिर्फ समय जो लिया गया है वो 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच का है। यानी कुल मिलाकर के एसबीआई के हलफनामे में इस बात का जिक्र है कि करीब 22,217 चुनावी बॉन्ड की खरीद इस दौरान हुई है, 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक। इसमें से 22,030 बॉन्ड सियासी दलों ने खरीदे। 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक का जो हलफनामे में जिक्र किया गया है 2019 का, उसमें 3,346 बॉन्ड खरीदे गए, भुनाया गया करीब 1,609। 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक कुल 20,481 बॉन्डों की खरीद हुई और इसमें से सियासी दलों ने भुनाया 18,871 रुपये। अब किस सियासी दल ने कितना फंड हासिल किया है इस चुनावी बॉन्ड के जरिए, ये रिपोर्ट है और इसको लेकर के सियासत अपने चरम पर है। सारे विपक्षी दल जो बीजेपी के धुर विरोधी हैं ये सवाल खड़ा कर रहे हैं लगातार कि सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को ही इस चुनावी बॉन्ड के जरिए धनराशि हासिल हुई। एक एक कर इस मुद्दों पर हम तलाशने की कोशिश करेंगे विपक्षी दलों का क्या आरोप है और क्या हकीकत है। सियासत में हर मंच से आने वाले दिनों में ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो गूंजने वाला है, एक बड़ा मुद्दा विपक्षी दलों की ओर से उठाए जाने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही सी बात है, देखने वाला होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी या दूसरे सियासी दल किन आरोप प्रत्यारोपों के जरिए ये तमाम सवालों का जवाब हम तक पहुंचाते हैं। अब आप समझ लीजिए, एडीआर का रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाला है। 9,000 करोड़ रुपए आए चुनावी बॉन्ड के जरिए, जिसमें से 58% हिस्सा जो करीब 5,000 करोड़ बैठता है ये भारतीय जनता पार्टी के पास आए। ये आंकड़ा 2017 से 2022 का है एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही, जैसा कि मैंने बताया 952 करोड़ रुपए। तीसरे नंबर पर ममता दीदी की पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस 767 करोड़ रुपए। बाकी चीज़ें तमाम तरह की हैं, इसको लेकर के गतिविधियां भी बहुत तेज है। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर रिपोर्ट सार्वजनिक करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने का आदेश भी दिया है। राष्ट्रपति का एक अधिकार होता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, यानी वो किसी भी ऐसे मामले पर हस्तक्षेप कर सकती हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी, चूँकि सर्वा हैं देश की, सर्वा हैं देश की महामहिम, तो वो कुछ भी इस तरह का निर्देश जारी कर सकती हैं। फिलहाल इस पर अभी इस तरह का कोई अपडेट हमारे सामने नहीं है, लेकिन फिलहाल एक पत्र भी राष्ट्रपति को भेजा गया है कि जो भी घराने हैं, चाहे वो औद्योगिक घराने हो या कोई भी व्यक्तिगत व्यक्ति हो, उसके निजी हित के लिए ये बेहतर नहीं होगा कि उसे सार्वजनिक किया जाए, उसका नाम सार्वजनिक किया जाए। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया है, एसबीआई ने ये पूरा आंकड़ा चुनाव आयोग को सौंप दिया है, तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में ये सबके सामने होगा, सार्वजनिक तौर पर होगा और इसको लेकर के सियासत भी तेज होगी। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, एक बेहतर पैनल हमारे साथ होगा हर दिन की तरह। जाहिर सी बात है इसके बारे में और भी जानकारी आपको दे दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सामने आया था। अधीर रंजन चौधरी को तो आपने सुन ही लिया, उनके बयानों का भी हम जिक्र कर देते हैं कि मोदी सरकार के घोटाले, भ्रष्टाचार, लेन देन को उजागर करने वाला ये रिपोर्ट साबित होगा। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी सुप्रीमो हैं, उन्होंने कहा था कि चुनावी बॉन्ड से जुड़े लोगों की सूची सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सामने आ जाएगी। यानी कहीं ना कहीं निशाने पर लेने की कोशिश होगी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को। इसका निश्चित तौर पर एक दूरगामी परिणाम होगा। हालांकि आमसभा चुनाव नज़दीक है, सीए को लेकर के किस तरह से विपक्षी दल हमलावर हैं ये किसी से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल इस बात का स्वागत कर रहे हैं सीए को लेकर के, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब इस चुनावी बॉन्ड को लेकर के क्या कुछ सियासी दिशा और दशा होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा और हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर कैसे जनता तक ये मामला पहुंचाने की कोशिश विपक्षी दल करेंगे, उनकी क्या रणनीति होगी इस पूरे मामले को लेकर के, और सत्तारूढ़ दल यानी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जिन्होंने 400 के पार का नारा दिया है वो कैसे इसमें अपना दलील रखते हैं, अपना तर्क देते हैं, जनता को किस तरह से अपने पाले में करते हैं। फिलहाल ये तय है कि इस मुद्दे को लेकर के सियासत आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर गरमाएगी।
अभी सीए का मामला थमा भी नहीं है कि चुनावी बॉन्ड को लेकर के एक खुलासा होने जा रहा है। जल्द ही हम लोग इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आप और हम ये देख पाएंगे और हमें लगता है कि संभवतः ये चर्चा का विषय तो बनेगा ही कि कितने पैसे आए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, किसने खरीदा, किस सियासी दल ने खरीदा इलेक्टोरल बॉन्ड और उससे कितनी धनराशि हासिल हुई। वो कौन से धनासेठ हैं जिन्होंने इस तरह के चुनावी चंदे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सियासी दलों तक पहुंचाने की कोशिश की। तो निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा, तो निश्चित तौर पर ये देखना होगा। बहुत जल्द हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ और बातें हैं। मैं आपको बता दूं कि अदालत ने इस मामले में 15 फरवरी को ऐतिहासिक फैसला दिया था। जनता को बॉन्ड से हासिल रकम जानने का अधिकार है, इसे रद्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और इसे असंवैधानिक करार दिया था। चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि 2017 से ये शुरू की गई थी। चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाना इसका मकसद था। 2018 में पहली बार चुनावी बॉन्ड से सियासी दलों ने चंदा हासिल किया। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 2020-21 में 11 विधानसभा चुनावों में करीब 2,500 करोड़ रुपए इस चुनावी बॉन्ड के जरिए सियासी दलों ने हासिल किए। 2017 से लेकर 2022 तक मैंने बताया था आपको कि राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दलों को मिलाकर करीब 29 सियासी दलों ने 9,000 करोड़ रुपए हासिल किए। ये एडीआर की रिपोर्ट है जो बहुत ही चौंकाने वाली है और इसमें सर्वाधिक 58% हिस्सा करीब 5,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहुंचा था। तो निश्चित तौर पर आज का चर्चा बेहद ही गंभीर है और हमें लगता है कि इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी का पक्ष रखेंगे इस मामले में आशीष तिवारी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तेज तर्रार बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ तमजीद अहमद साहब इस चर्चा में शामिल हो गए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सैयद तकी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हैं और बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष तिवारी, आपसे सवाल है मेरा कि भाई ये चुनावी बॉन्ड को लेकर के क्यों आप लोग परेशान नजर आ रहे हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है संजय भाई कि हम लोग परेशान हैं। हम लोग क्यों परेशान होंगे? हम लोगों ने कुछ गलत करा है क्या? परेशान वो हो जिसने गलत करा हो। हमने तो कुछ नहीं करा है। जो ये बॉन्ड है वो नियमावली के तहत उसको ख़रीदा जाता है। जो ख़रीदार होता है वो पहले अपनी केवाईसी पूरी करता है। केवाईसी के बाद ही उसको मौका मिलता है कि वो बॉन्ड खरीद पाए। तो ये तो काला धन रोकने के लिए लाया गया था कि जो अज्ञात स्रोतों से जो पैसा पहले पार्टी ले लेती थी और बता दिया, और उसके एक लंबी फहरिस्त भी है। मैं आपको अभी बताऊंगा भी कि किस पार्टी ने कब कब कितना कितना चंदा लिया और ये बता दिया कि ये जो है ये तो अज्ञात स्रोत थे भाई हमारे, हमको पता नहीं कौन दे गया। तो ये तो सीधी सी एक बात है कि ये तो बैंक के थ्रू चंदा मिल रहा है। ये तो दूध का दूध पानी का पानी है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं। रही सुप्रीम कोर्ट की बात, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जेक्शन करा वो उनका ऑब्जेक्शन सिर्फ एक बात पर है कि आप लोग ये जो भी चीजें हैं उसको उजागर करें। मतलब जिसने लिया है उसका नाम आना चाहिए। मतलब आरटीआई के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन है कि जनता को पता होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये नहीं कह दिया है कि कुछ इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी आ गई हो कि नहीं ये काला धन है कि सफेद धन है, ऐसा कुछ नहीं आया। तो आरटीआई है तो ये तो अच्छा ही है। यही तो हम लोग शुरू से, भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती थी कि जो दूसरे दल हुआ करते थे वो अपना इसके चंदे के नाम पे वो पता नहीं कितना कितना किस किस से पैसे ले लिया करते थे। अब जो भी चंदा लेना पड़ रहा है, विपक्ष इसीलिए परेशान है कि अब जो भी चंदा है वो आपको लेना पड़ेगा बैंक के थ्रू और आपको बताना पड़ेगा कि किसने लिया किसने नहीं। इसमें कोई अज्ञात वाला तो था नहीं, ये जनता को नहीं पता था खाली, लेकिन इसकी पूरी की पूरी जो जानकारी थी
वो ऑफिशियली एसबीआई के पास तो रहती थी। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हमको वो जानकारी दीजिए, तो एसबीआई ने उठा के दे दी। लेकिन तो फटकार लगानी पड़ी भाई, उन्होंने तो नहीं, ये तो एसबीआई को फटकार हम्म। लगानी पड़ी। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कुछ कहा है कि नहीं। एडवोकेट जनरल ने भी कहा था भाई अदालत में, नहीं हमारे अदालत ये इसलिए कहा, तो जनता को बताने की आवश्यकता क्या हाँ है? तो उसके पीछे ये रीजन था। आप एक चीज समझ लीजिए कि जैसे आप आम व्यवहारिक जीवन में अगर आपको कोई सपोर्ट कर देता, मैं कह रहा हूँ सभासद का भी, अगर आप सब चुनाव लड़ रहे हो और आपके मोहल्ले का कोई आदमी आपको आर्थिक मदद कर जाता है, तो वो भी ये कहीं ना कहीं ये सोचता है कि भाई जो दूसरा बंदा है वो न जान पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मदद भी कर रहे हैं और उसके बाद में हमको दुश्मनी भी झेलनी पड़ेगी। भाई मान लीजिए कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, कोई किसी का ये लोकतंत्र है। आज दूसरी पार्टी है, कल कोई दूसरी पार्टी थी, उससे पहले कोई दूसरी पार्टी थी। तो कोई इसको मुद्दा बनाकर किसी से निजी दुश्मनी ना निकाल ले, सरकार में आ जाए तो पता लगा निजी दुश्मनी निकाल लेंगे। तो इसमें गलत तो कुछ था नहीं भाई, ठीक है आपको चंदा देना है आप दीजिए, लेकिन माध्यम जो होना चाहिए वो बैंक होना चाहिए। आप अपनी पूरी केवाईसी पहले करिए, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि नहीं ये काला धन है कि ये पीला धन है। वो सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अकॉर्डिंग टू आरटीआई ये सबको पता होना चाहिए बस। और हम लोगों का ये कहना था कि भाई अगर पता होगा तो कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है जिसने भी दिया है पैसा। और वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, वो अन्य पार्टियों में, भाई कांग्रेस में जिसने दिया है तो कहीं ना कहीं वो हमको भी लगेगा कि देखिए भाई आप कांग्रेस को इन्होंने दिया था। तो इससे एक जो सामाजिक वातावरण है वो खराब होने का एक अंदेशा है, उसको बचाने के लिए हम लोगों ने ये बात कही थी। लेकिन ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने भी राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट तो भाई मानने को तैयार नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसका हम लोग तो तहे दिल से हमेशा मानने वाले लोग रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो जैसा कहेगा हम तो वो मानेंगे ही, लेकिन इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पे कोई कलंक नहीं है। सीधी सी बात यह कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतनी टिप्पणी करी है कि ये जग जाहिर होना चाहिए, एवरीबॉडी शुड नो अबाउट दिस, कि सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कोई उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे ऊपर कोई गलत टिप्पणी नहीं करी है, तो ठीक है। अगर ऐसा केपी मलिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी मैं स्वागत कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब कांग्रेस प्रवक्ता से जान लेते हैं। तमजीद साहब, सुना आपने आशीष जी का, क्या तर्क है? सारी बातों पे एक तो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर बाद में ये भी कह रहे हैं कि ये डाटा देने से सामाजिक वातावरण बिगड़ जाएगा। इससे बड़ा मजाक का विषय क्या हो सकता है, आप खुद बताइए। एक तरफ तो कह रहे हैं कि चंदे से ट्रांसपेरेंसी आ गई, भाई जब ट्रांसपेरेंसी आ गई तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए था। आपको खुद से डाटा सबका देते रहना चाहिए था कि हमको इतना चंदा मिल रहा है, कांग्रेस को इतना चंदा मिल रहा है, आम आदमी पार्टी को इतना चंदा मिल रहा है, टीएमसी को इतना चंदा मिल रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी रोका क्या आपको बताने से, या किसी विपक्षी दल ने आपको रोका क्या बताने से? लेकिन सवाल तो तब खड़े होंगे ना देश के अंदर। तो ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि कैसे जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो चंदा आ रहा है, कैसे आपको 90% चंदा उसमें मिल रहा है? वही तो वजह होगी, वही तो प्यार होगा। वन साइडेड लव कैसे हो रखा है इस वक्त, ये समझ में नहीं आ रहा है कि देश के अंदर सारे उद्योगपतियों को सिर्फ एक पार्टी से प्यार क्यों हो रखा है, ये समझ में नहीं आ रही बात। तो यही बड़ा सवाल खड़ा हो गया देश के अंदर कि जब पूरे इलेक्टोरल जितना भी आज तक चंदा आया है, टोटल चंदे का ऑलमोस्ट 90% चंदा भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। वो किस दबाव में जा रहा है, या भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा क्या वो दिखला रहे हैं जो हम लोग दिखलाने में नाकाम रह रहे हैं? क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा आ रहा है? अब जब ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि चंदा कौन दे रहा है और कितना दे रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द हो रहा है। ये सवाल लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। सामाजिक वातावरण बिगड़ जाएगा, समझिए आप इस बात को, कितनी बड़ी बात ये कह रहे हैं। इससे क्या सामाजिक वातावरण बिगड़ जाएगा? ट्रांसपेरेंसी अगर इस देश में रखनी है, इसी वजह से आरटीआई कानून कांग्रेस लेके आई थी, जिसको इन्होंने ऑलमोस्ट कर दिया है। ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना भाई कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों यह चंदा मिल रहा है। निश्चित तौर पर यह सवाल तो पूछा ही जाएगा। आशीष जरा चर्चा में पहले शामिल कर दें। मैं एक बात और कह रहा हूँ, एक बात और मैं कह रहा हूँ जी बोलें। एक बड़ा सवाल एसबीआई पे भी खड़ा हो रहा है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ही एसबीआई सुप्रीम कोर्ट गई थी टाइम मांगने के लिए कि हम 20 जून तक डाटा ही नहीं दे सकते। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एक दिन के अंदर डाटा दे दिया? तो कहीं ना कहीं तो बड़ा दबाव भारतीय जनता पार्टी के एसबीआई पे रहा होगा कि जिसका मतलब कि डाटा तैयार रखा था और किसी के दबाव में वो डाटा नहीं दिया जा रहा था, और सुप्रीम कोर्ट को फिर से ये बोलना पड़ा कि नहीं आपको डाटा देना पड़ेगा और 15 तारीख तक चुनाव आयोग को इसको पब्लिक डोमेन में डालना पड़ेगा। तो किसके दबाव में एसबीआई डाटा नहीं दे रही थी?
इसके दबाव में एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में ये जाके कहा कि 20 जून तक हम डाटा तैयार नहीं कर पाएंगे और अचानक से एक दिन के अंदर डाटा तैयार हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चोला है ना वो उतर रहा है धीरे धीरे। ये भ्रष्टाचार की जर्नी जिस तरीके से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार का एक पूरा कुनबा बना रखा है, पूरा भ्रष्टाचार की परत दर परत अब उतरना शुरू हो गई है। इससे बचने के लिए अब इन्होंने राष्ट्रपति के नाम पे एक संदेश दिलवा दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी आखिरी वक्त तक प्रयास करेगी कि किसी तरीके से ये डाटा जारी ना होने पाए, वरना भारतीय जनता पार्टी के पूरे भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। ठीक है, ठीक है। जनता ये इस समय देख रही है, टकटकी लगाए देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी को किन्होंने और कितना और क्यों इतना पैसा भारतीय जनता पार्टी को दिया। पूरा देश जानना चाह रहा है कि भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से विलीन है, ये पूरा देश जानना चाह रहा है। ठीक है, रविंद्र प्रताप जी आपके पास जाएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, जरा उसको हम ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची जारी हो गई है और जाहिर सी बात है इसका इंतज़ार था प्रत्याशियों को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। 72 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी हुई है। बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो चुकी है। 72 प्रत्याशी इसमें शामिल हैं। महाराष्ट्र के 20 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर हम प्राइम टीवी पर दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है। गुजरात से 7 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, मध्य प्रदेश से 5, दिल्ली से 2 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। नागपुर से नितिन गडकरी लड़ेंगे चुनाव, ये बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को भी टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हरिद्वार सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया है। जाहिर सी बात है दूसरी लिस्ट में बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं। गढ़वाल सीट से अनिल बालूनी को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर है। जो 72 लोगों की सूची जारी की गई है बीजेपी में, करनाल से मनोहर लाल खट्टर को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर प्राइम टीवी पर आप देख रहे हैं। बीजेपी की लिस्ट में यूपी से कोई भी कैंडिडेट का नाम अभी नहीं आया है दूसरी सूची में। जाहिर सी बात है ये बड़ी खबर है। ब्रेकिंग न्यूज हम दिखा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। इस लिस्ट में 72 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। लंबे समय से इंतजार हो रहा था। इस दूसरी लिस्ट की लेकर प्रतीक्षा का दौर चल रहा था। महाराष्ट्र के 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। तो ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं और फिर हम अपने चर्चा पर वापस लौटेंगे। जाहिर सी बात है हम चुनावी बॉन्ड को लेकर के चर्चा कर रहे थे, बड़ी खबर आ गई थी। अब हम चलेंगे सपा के प्रवक्ता हैं रविंद्र जी के पास। रविंद्र प्रताप जी, क्षमा चाहेंगे, बड़ी खबर आ गई थी, जनता को बताना बहुत ही आवश्यक था। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई थी। आपसे अब चुनावी बॉन्ड पर, आपने सुना आशीष तिवारी को, तमजीद साहब को कांग्रेस से। आप भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का बयान तो सुने ही होंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो चेहरे सामने आ जाएंगे जिससे फंडिंग हुई है। भाई आपको भी इंतजार है उस रिपोर्ट का जो सार्वजनिक होगा? देश को है केवल इंतजार भारतीय जनता पार्टी को और उनको अवैध रूप से चंदा देने वालों को नहीं है। इसीलिए इसकी घोषणा ना हो करके एसबीआई इसको 30 जून तक आगे बढ़ाना चाहती थी। मुख्य वजह यह है कि 2017 में ये कानून लेके भारतीय जनता पार्टी आई जी। इसके बाद भी दूसरी योजना चलाई उसने, पीएम केयर फंड, और पैसा जुटाने की इन दोनों योजनाओं को उसने आरटीआई से बाहर कर दिया। जबकि हमारा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हमें अभिव्यक्ति की आजादी है कि इन चीजों को हम जान सके। तमाम याचिकाएं दायर हुई। याचिकाओं में जो मुख्य रूप से है जाहिर किया गया था कि इस योजना की वजह से भारत और विदेशी कंपनियां जो है असीमित राजनीतिक दान देंगी। किसी एक पार्टी के लिए नहीं कहा गया था याचिकाओं में। और राजनीतिक दलों को बेतहाशा गुमनाम फंडिंग मिलती रहेगी, जिसके कारण देश की आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में आ सकती है और भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे बढ़ेगा। तो ये जो याचिका थी, इसी मुख्य बिंदु पर इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खारिज कर दिया गया। मतलब कि माननीय उच्चतम न्यायालय की याचिका के इन बुंदियों से सहमत है कि देश की अस्मिता खतरे पे आ सकती थी इलेक्टोरल बॉन्ड से। दूसरी कि बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार बढ़ सकता था, तो खारिज कर दिया गया। अब अभी एक और पेंडिंग है जिसमें उन्होंने पीएम केयर फंड में लिया, वो भी इस दायरे से बाहर किया उन्होंने। इसकी जानकारी जब आएगी तो जानकारी सबके सामने होगी। जानकारी कैसे सामने आएगी? सारी पार्टियों ने चंदा लिया हुआ है, लेकिन जो करीब 9,000 से ज्यादा का जो चंदा आया हुआ है उसमें से 58% चंदा केवल भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ है। 5,000
करोड़ से कुछ ज्यादा। जी, करीब 5,000 करोड़। हाँ हाँ, करीब 5,272 करोड़ है एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो ये चंदा जो उसको दिया है, क्योंकि सत्ता में ये खाली यही भारतीय जनता पार्टी तो नहीं है, 12 राज्यों में अन्य दलों की भी सत्ता है। तो बड़ा फंड क्यों उन पार्टियों को नहीं गया? 58% क्यों एक ही पार्टी के पास आया और देने वाले कौन है? अच्छा, जब ये कानून बना था तो उसमें कहा गया था KYC होगी लेकिन देने वाले का नाम गुमनाम रखा जाएगा। अभी SBI बताओ, SBI की जिम्मेदारी है कि उसको नाम बताना पड़ेगा। तो जब नाम बताया जाएगा तो ये पता लगेगा किस कॉर्पोरेट ने किसको दिया है। ये तो जनहित में भी है, सारी पार्टियों के हित में भी होगा। क्यों? क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस चीज पे एक्सेप्ट कर लिया है कि इससे देश की अस्मिता को खतरा था और आंतरिक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खतरा था। तो ऐसी चीजें सामने आनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी जो ऐसी चुपचाप गुमनाम काम करती है वो सबके सामने आ जाएगा। अगला टारगेट हम लोग का होगा PM केयर फंड, उसका भी खुलासा कर दीजिए। कुछ लोगों ने, कुछ कॉर्पोरेट एजेंसी ने किया है खुलासा अपना कि हमने इतना दिया, तो क्या वो सही है? ये भी आ जाएगा। इससे भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार का, आर्थिक भ्रष्टाचार का चरित्र खुल के आएगा। इससे पहले भी आ चुका है लेकिन वो अपने तानाशाही प्रवृत्ति से निपट लेते हैं। CAG का आया था सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें 8 बिंदुओं को उन्होंने रखा था, उस अधिकारी को हटा दिया गया। उत्तर प्रदेश में आया था कुंभ मेले का जी, उसको भी दबा दिया गया। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक भ्रष्टाचार का जो चरित्र है वो 15 तारीख को खुल जाएगा। ठीक है। सैयद मोहम्मद तकी साहब, आपको भी चर्चा में हम शामिल कर लें। भाई, आपका भी राय जान लें। सैयद मोहम्मद तकी जी, आवाज आ रही है? लगता है कि अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब वरिष्ठ पत्रकार हैं KP मलिक साहब, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, हम लोग मार्गदर्शन लें कि सर ये जो मुद्दा है इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। राष्ट्रीय दल से लेकर के क्षेत्रीय दलों का जो ADR की रिपोर्ट हम मानते हैं तो 29 सियासी दलों ने चंदा हासिल किया चुनावी बॉन्ड के जरिए। क्या कुछ खुलासा होगा और जो तर्क दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो कितना कारगर है कि यह नाम सार्वजनिक नहीं होने चाहिए, नहीं तो इसका दूरगामी परिणाम होगा? देखिए संजय जी, अगर आप देखें जी, जिस प्रकार से 2018 में ये योजना लागू हुई थी जी, और लोगों ने बॉन्ड खरीदने शुरू किए, और जिस प्रकार से अभी ADR ने अपनी रिपोर्ट जारी की और सुप्रीम कोर्ट की नजर में सारा मामला आया और सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चीजें हुई, सुप्रीम कोर्ट ने SBI को कहा, और जो कल SBI ने सारी चीजें दी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो चुनाव आयोग उसको 15 तारीख को अपनी वेबसाइट पे जारी करें। जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सेफ पैसेज जो है वो SBI को दे दिया है, उसको समझने की आवश्यकता है। जी, उन्होंने कहा कि हमने 2 लिस्ट दे दी है, एक तो जिसने हमें दिया है उसकी हमने दे दी है और वो सूची जारी हो जाएगी कि इन लोगों ने दिया। उसके बाद हमने ये दे दिया है कि कौन सी पार्टी को कितना मिला। जी, अब ये आपस में कैसे जुड़ेगा कि किसने कितना दिया था, वो किसको गया? तो ये जो खेल है, ये जो 2 टोकरी में अलग अलग चीजें रख के दे दी हैं, अब उसको कौन आपस में जोड़ेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसपे अगर आप देखेंगे कि जब सालवे से वहां पूछा कि सालवे ने दोबारा पूछा जज साहब से कि सर अगर हम ये प्रक्रिया करते हैं तो इसके लिए बहुत समय चाहिए, तो बोला नहीं हम तो ये पूछ ही नहीं रहे आपसे, हम तो आपसे खाली ये कह रहे हैं कि आप बस जानकारी दे दीजिए। तो जानकारी दे दी गई है और वेबसाइट में सारी जानकारी आ गई। अब मैं सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि भारतीय स्टेट बैंक देश का इतना बड़ा बैंक है, 1 रुपया भी अगर इधर उधर बैंक का हो जाता है, वो मुजफ्फरनगर से पैसा जमा किया गया, लखनऊ से 1 रुपया जमा किया गया, और दिल्ली में पता लग जाता है अगर कोई भी मैनेजर एक क्लिक करेगा, तो SBI को इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है कि वो बता नहीं पा रहा है और उनको ये करना पड़ेगा 16,000 करोड़ रुपया कहाँ आया, कहाँ रखा है। वो कह रहे हैं जी हमने तो बॉक्स में रख दिया था और वो 6 साल से अपना बॉक्स में रखा हुआ है और उसको कौन ले रहा क्या रहा हमें नहीं पता है। आप बताइए, कहीं होता है? बैंक में ऑडिट होता है,
बिल्कुल हर सही 3 बात है। महीने में ऑडिट होता है, हर 6 महीने में ऑडिट होता है, साल फाइनेंशियल ईयर में एक फाइनल ऑडिट होता है। तो क्या सब लोग अपनी आंखों पे चश्मा लगा के बैठे हुए थे? तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। जी बिल्कुल अगर सही। आप राजनीतिक दलों की बात करेंगे, आज सत्ताधारी दल राजनीति में भारतीय जनता पार्टी है, सत्ताधारी दल है। कल को सत्ताधारी दल कांग्रेस हो जाएगी तो उसको मिलेगा। दूसरा, अभी यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि कई राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें हैं, वहां उनको भी मिला है। तो ये सारे ही एक ही थैली के चक्के बटे, दिक्कत किसी को नहीं है। जाहिर सी बात है जो सत्ताधारी दल में होगा उसको बड़ी बात होगी। मेरा एक सवाल संजय जी यहाँ है, विपक्षी दलों के जितने यहाँ नेता बैठे, प्रवक्ता बैठे हैं, चलिए भारतीय जनता पार्टी अगर इसमें कुछ गलत कर रही है तो आप लोग अपनी सूची जारी कर दीजिए कि आपको किसने दिया, कितना दिया, तो आधा से ज्यादा काम तो निपट ही जाएगा। बिल्कुल, जनता को ऐसे ही पता चल जाएगा। सही, दिक्कत नहीं होगी, एसबीआई को भी दिक्कत नहीं होगी, जनता को भी दिक्कत नहीं होगी, हम आप जैसे पत्रकारों को भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये काम कम से कम ये कल से कर दें। अब आप जो है इसमें मैं कोई ये कह के भारतीय जनता पार्टी को क्लीन चिट नहीं देना चाहता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दावा ये किया था कि काला धन रुक जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसमें भी कोई काला धन तो रुका है नहीं। जिनको देना था उन्होंने पर्दे के पीछे से दिया। इसमें संजय जी एक और बहुत बड़ी चीज आएगी, जब आप खुल के करेंगे तो उसमें आ जाएगी कि राजन एंड कंपनी। अब ये कौन से राजन है? संजय राजन जी की कंपनी है या कोई दूसरे राजन है? बिल्कुल तो सही। आप ढूंढते रहिए उसको। उसमें बहुत सारी शेल कंपनियां निकलेंगी, बहुत सारे फर्जी लोग निकलेंगे जिन्होंने चंदा दिया, जिन्होंने बॉन्ड खरीदे। तो ये लंबी बहस का विषय है, इस पर समय लगेगा। अब एकाएक जैसे हजारों लाखों लोगों की सूची जारी कर देगा एसबीआई, तो कौन ढूंढता फिरेगा? कौन ढूंढता फिरेगा? सही बात है। और आपको काम दे दिया गया है कि भूसे के ढेर में सुई ढूंढ लीजिए अगर आपको जरूरत है। जी। तकी साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? पहले तो हम जानना चाहेंगे कि चुनावी बॉन्ड को लेकर के जो मामला चल रहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, और दूसरा ये सवाल जो अभी हमारे सामने केपी मलिक साहब ने रखा कि भाई अगर मान लीजिए कि सत्तारूढ़ दल नहीं चाहती है कि चुनावी बॉन्ड से किस सियासी दल को कितना धनराशि मिला, तो आप लोग स्वतः जनता के बीच में जारी कर दो भाई कि हमें इतनी धनराशि मिली। एक आदर्श भी कायम हो जाएगा और एक बड़ा मानक भी सबके सामने होगा। जी तकी साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बोलिए। मुझे चर्चा में शामिल किया। सबसे पहले मैं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक तरीके से संविधान को नष्ट करना चाहती है। वो ऐसे कानून बनाना चाहती है जो गैर कानूनी कानून के हिसाब हो जाए। ऐसे हो सकता है कि आप कोई पार्टी किसी को चंदा दे रही है, कोई कॉर्पोरेट हाउस या कोई कंपनी किसी पार्टी को चंदा दे रही है तो उसके पीछे ना हो। कोई कॉर्पोरेट हाउस की पार्टी को 5 करोड़ 4,000 चंदा दे रहा है तो उसके पीछे हो गए, तो कानून को अपने हिसाब से बोलना चाह रही होगी, अपने हिसाब से पॉलिसी करना चाह रही होगी जिससे जनता का भला हो और उस कॉर्पोरेट हाउस का या पार्टी का भला ज्यादा हो। आपने देखा कि पिछले सालों में जो हुआ है भारतीय जनता पार्टी जब की आए उसमें बैंक दिवालिया हो गए और कॉर्पोरेट हाउस अधीन हो गए, अधीन हो गए, एमटीएनएल बेचकर गया है और हमारा जियो जो है धरना चल रहा है, जीसी घाटे कहा गया है जो नॉलेज कंपनी थी और रिलायंस पेट्रोलियम पैसा कमा रहा है, सारी चीजें हो गई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो कॉर्पोरेट हाउस है, जो लोग पैसा दे रहे हैं पार्टियों को, वो पार्टियों से क्या काम करा रहे हैं? वो तो नहीं है कि तो लाखों करोड़ 18 करोड़ क्या या 5 करोड़ पैसे दे रहा से दे रहा, इतना पता नहीं, कोई नहीं फर्क है। और कॉर्पोरेट हाउस अगर दाम देते तो भी दाम देते और रिडोरा की स्पीड, तो ऐसा कोई सीधा था ये जाहिर लगे और लोग जो चंदा दे रहे हैं वो चंदा देके वो पार्टी से क्या अपना काम करना चाह रहे हैं, उससे जनता का हित कितना कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ये देखने बहुत बुरी बात। ये बात दिखाने की तो आम आदमी पार्टी हमेशा पारदर्शी रहे, हमने हमेशा चीजों की पूरे 8 तस्वीर की को साबित नहीं करता है, आरोप वाली लोग कहता है। लेकिन आम आदमी पार्टी हम ये चाहते हैं कि सियासत के अंदर, राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर असूल गई कि जनता की जनाजत है और जो भी काम हो रहा है उसके लिए जा रहा अगर गैस 1,000 रुपया करके दूसरी कंपनी को पैसा कमाया जा रहा है तो गलत है। पेट्रोल महंगा करके दूसरी पेट्रोलियम कंपनी को पैसा कमाया जाता है।
बार बात देखते कितना लोन बाकी इतना पैसा देने जो है विदेशियों को विड्रॉल का, जबकि पैसा आ चुका है, तो बाद में विड्रॉल का हो रहा है। तो इसके पीछे संशय क्या है, चल क्या रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। और पोलिटिकल पार्टी इतना पैसा इकट्ठा की ले रही है और वो कह रही है कि वो बहुत साफ है। सबसे ज्यादा पैसा आपको यहाँ पर बताया, सबसे ज्यादा पैसा भी बीजेपी ने इकट्ठा किया है। जो इतना चंदा पाया है उसका 50-60% पैसा जो है एक बीजेपी पार्टी का गया है, बाकी और लोगों को है। ठीक है, आशीष जी से जवाब ले लेते हैं। आशीष जी, आपसे दो सवाल है भाई। एक तो कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का जो आरोप है कि भाई ज़्यादा फंडिंग आपके पास कैसे आ रहा है, बाकी सियासी दलों को इतनी फंडिंग क्यों नहीं मिल रही है। और दूसरा केपी मलिक साहब ने जो एक प्रस्ताव रखा था कि भाई हम लोगों का भी सर दर्द दूर हो जाएगा, सारे सियासी दल अपने अपने तरीके से चुनावी बॉन्ड के जरिए क्या धनराशि हासिल किए उसे सार्वजनिक कर दें। देखिए संजय भाई, मैं आपको बताऊं, आज अगर हम ये डिबेट कर रहे हैं और इस डिबेट में जब आप कहते हो कि 5,000 करोड़ बीजेपी को मिला है चंदा, तो ये आप कैसे बता पा रहे हो? ये आपके पास कहां से आया स्रोत? बताइए, आप मुझे बताइए। नहीं, ये तो एडीआर की रिपोर्ट हम लोग जिसको मानते हैं, एडीआर की रिपोर्ट है, वो इस तरह के विश्लेषण देता रहता है। नहीं, विश्लेषण ये जो चुनावी बॉन्ड खरीदे गए थे ये उसके आधार पे बताया जा रहा है कि इतने के बॉन्ड खरीद के भारतीय जनता पार्टी को इतना पैसा मिला। ठीक है ना। आप अगर मुझे एक एसबीआई के हलफनामे में दिया गया है कि 22,217 चुनावी बॉन्ड की खरीद हुई, इसमें से 22,030 बॉन्ड मैं यही कहना है, ये डाटा सिर्फ हम इसलिए दे पा रहे हैं चूंकि ये पैसा जो भी दिया गया है ये चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चूंकि पार्टियों को मिला, इसलिए ये हमारे पास डेटा है। लेकिन इसके पहले जब ये बॉन्ड नहीं था तब किस पार्टी को कितना पैसा मिलता था इसकी कोई जानकारी होती थी किसी को? कोई बता पाता था? बिल्कुल, इसीलिए इस काला तरीके से भाई काला धन तो तब जाता था जो अभी एसपी के हमारे प्रवक्ता बता रहे हैं अवैध रूप से चंदा, तो अवैध रूप से चंदा तो तब दिया जाता था। मैं आपको एक डिटेल बताता हूं। बीएसपी ने सन 2014-15 में 111.96 करोड़ ये बताया कि ये हमको चंदा मिला है, 111 करोड़। ठीक है। और जबकि इसी बहुजन समाज पार्टी को सन 2004-5 में इनका 5.19 करोड़ रुपया जो था वो इन्होंने बताया था कि हमको ये चंदा मिला है। और उसके बाद 14-15 में 111 करोड़ मिला। समाजवादी पार्टी को कितना चंदा मिला? कांग्रेस को जो मिला मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस की आय सबसे अधिक 3,982 करोड़ थी, जिसमें से 83% कांग्रेस ने यह डिक्लेयर करा था कि यह हमको अननोन सूत्रों से मिला है, स्रोतों से मिला हुआ है। आज अगर हम यहां पर चर्चा करने के लायक हैं, अगर आज ये हम बता पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 5,000 करोड़ मिला, कांग्रेस को 1,000 करोड़ मिला, दीदी को इतना मिला, उनको इतना मिला, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हम बताने के में सक्षम है क्योंकि ये सारा चंदा वैधानिक तरीके से, वैध तरीके से बैंक के माध्यम से बॉन्ड खरीदने के बाद में हम आज उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो अगर ये बॉन्ड नहीं होते तो संजय भाई आप मुझे बता दीजिए किस पार्टी को, और विपक्ष के पेट में दर्द इसी बात का है। अरे भाई आशीष एक सवाल तो बनता है ना जी, आप अलग अलग राज्यों में जाते हो, कितने का भ्रष्टाचार हुआ, कितने का क्या हुआ, आपके बड़े नेता बड़े माने कहा जा सकता है कि बेताबी से बताते हैं जनता को। हाँ। तो इसके लिए भी ये व्यवस्था कर देनी चाहिए थी केंद्र सरकार को कि भाई हर साल का ये जो चुनावी बॉन्ड कौन सियासी दल खरीद रहा है, किसके जरिए ले रहा है, कौन चंदा दे रहा है, इसका भी एक सार्वजनिक रूप से। बिल्कुल संजय भाई, मैं आपको बता रहा हूं, अगर हमारी मंशा गलत होती तो हम चुनावी बॉन्ड ही ना लाते। हम तो सत्ता में थे, 17-18 में हम ये कानून क्यों लेकर आते? लेकिन सुप्रीम कोर्ट को असंवैधानिक कहना पड़ा ना भाई। वो 17-18 में जो बॉन्ड लिया गया बना था कानून, उसके बाद में अभी 24 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यह असंवैधानिक है। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं बता पाया था। अभी आप मेरी बात सुन लीजिए जो मैं अपनी बात आपको कहना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सोच में खोट होती तो भारतीय जनता पार्टी ये क्यों करती? हम तो सत्ता में थे और सत्ताधारी दल को वैसे भी ज्यादा वो मिलता है भाई, हर कोई सत्ताधारी दल से जुड़ना चाहता है। जब कांग्रेस सत्ता में थी, मैंने आपको एक आंकड़ा दिया कि कांग्रेस ने 3,982 करोड़ इनको चंदा मिला था, जिसमें कि 83% जो चंदा है वो इन्होंने घोषित करा था कि हमको ये पता ही नहीं कि कौन देकर गया हुआ है। ठीक है,
मैं ये बता रहा हूँ आपको, इसके आने के पहले की बात इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले इसके पहले की मैं बात बता रहा हूँ। 3,982। तो अगर हमने तो इसको सिर्फ पारदर्शिता के लिए लाए कि ठीक है जनता को नहीं पता होगा लेकिन बैंक को पता होगा, उसके पास डिटेल होगी, और आज सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ कहा तो वो डिटेल हम निकाल के तंजीम साहब हंस रहे हैं, तंजीम साहब इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो गई, इनको जो बाहर से फंड मिलता था वो फंड आना बंद हो गया, चूंकि वो लोग अब कैसे दें, कैसे बताएं कि इनको फंड कहां से मिल रहा है। साहब जवाब दीजिए तंजीम साहब। टेरर फंड आता था, वो टेरर फंड पे हमने वो रोक लगा दी। अब जो भी फंड यहां पर 1 रुपया भी दिया जाएगा, 1 रुपया भी, उसकी केवाईसी हुए बिना ये अवैध नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर, क्योंकि बैंक में जमा किया हुआ धन काला हो ही नहीं सकता। उसमें आपको केवाईसी बतानी पड़ेगी, पूरा बताना पड़ेगा कि किस व्यक्ति ने, किस फर्म ने आपको इतना दिया पैसा, उसकी एक लिखा पढ़ी होगी जरूर। लेकिन इससे पहले संजय भाई कौन कितना देकर जा रहा है कुछ पता ही नहीं है। ठीक है आशीष, जवाब ले लेते हैं। चल रहा था। तमजीद साहब भाई जवाब दीजिए। आरोप है कि भाई आपके पास तो टेरर फंड भी आता था, तमाम तरह से फंडिंग होती थी, उसका कोई हिसाब किताब होता नहीं था। इनकी जो पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी, सो कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी है, उसको सुन के वो भी हंस रहे होंगे। ठीक है, बैंक को पता होगी पर जनता को नहीं पता होगा। क्या ट्रांसपेरेंसी है भाई? आप बता क्यों नहीं रहे हो भाई? अरे बताया तो जनता की। अरे तमजीन भाई आप एक बात बताइए, यहाँ पर सुन लीजिए, चुनाव में यहाँ पर मर्डर हो जाते हैं कि तुमने उनको वोट क्यों दिया था, कितनी घटनाएं चुनाव के बाद में होती हैं। ठीक है इस चीज को खाली रोकने के आशीष आपके पास आते हैं, पहले सुन लें, एक एक करके बात रखेंगे तो जनता को समझ में आएगा। जी जी। संजय जी दिक्कत क्या है ना, झूठ बोलने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, तो इनको और टाइम चाहिए होगा। नहीं आप बोलिए, वक्त जाया ना करें। हाँ बोले। देखिए इसका तर्क क्या होता है, जब किसी विपक्षी दल के ऊपर ये छापेमारी करते हैं सीबीआई ईडी की जरिए, तो इसका तर्क देता है कि अगर ईमानदार होगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बच जाओगे, कोई परेशानी नहीं होगी। भाई यही तो हम लोग पूछ रहे हैं ना, अगर आप इतने ईमानदार हो, इतने पारदर्शी हो, भ्रष्टाचार से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो इतना जतन क्यों कर रहे हो इस डाटा को देने से पहले? भाई हमको डाटा नहीं देना है तमजीन भाई, वो एसबीआई को देना है, भारतीय जनता पार्टी को डाटा थोड़ी देना है। एक मिनट आशीष। हाँ कोई तरीका नहीं है। हाँ नहीं ठीक है, आप बोलिए तमजीद साहब बोलिए। हाँ तो ये छुपा क्यों रहे हैं? आज बताइए, महामहिम राष्ट्रपति के पास एक लेटर भिजवा दिया, अभी इन्होंने अपने पूरे जितना इन्होंने बोला 10 मिनट के करीब, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठा दिया, इन्होंने सारे दलों पे भी सवाल उठा दिया, इन्होंने बैंकों पे भी सवाल उठा दिया, और आखिर में इन्होंने अपनी सरकार पे भी सवाल उठा दिया। कह रहे टेरर फंडिंग आ रही थी, क्या कर रही है आपकी सरकार पिछले 10 साल से? आप अपने सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हो, विपक्षी दलों के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हो, आप ये सवाल अपनी सरकार पे उठा रहे हो। लेते हैं जवाब, एक बोल रहे हैं। वो अक्षमता है उनके अंदर कि 10 साल के अंदर वो जांच नहीं कर पाए कि आपका जो आरोप है कि विपक्षी दलों को टेरर फंडिंग होती थी, आपकी सरकार क्या कर रही है भाई 10 साल से बैठ के? आप क्या बात कर रहे हो यहाँ पे बैठ के? भाई आप कुछ भी बोलते जाओगे, अपनी सरकार पे भी सवाल उठाना शुरू करती हो। सुप्रीम कोर्ट को बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि आते हैं आशीष। सुप्रीम कोर्ट तो तब से बोल रहा है कि भाई इसका आप डाटा दीजिए। आप क्यों एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट भेज रहे हो दबाव डाल के कि आप जाके बोल के आओ कि चुनाव के बाद ये डाटा देंगे? कब तक इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को आप अपना प्रभु बना के रखेंगे? कब तक आप अपना गुलाम बना के रखेंगे? भाई ठीक है, जवाब तो देना पड़ेगा। आशीष का जवाब, आशीष से जवाब ले लेते हैं, फिर रविंद्र जी के पास चलते हैं। तंजीम भाई अब मेरा जवाब ले लीजिए, आप भी ले लीजिए। मैंने बताया ना कि 3,982 करोड़ का डेटा आपकी कांग्रेस पार्टी ने दिया था, ठीक है, कि ये हमको अज्ञात स्रोतों से प्राप्त हुआ है। आप उसका डेटा निकाल कर दे दीजिए ना। टेरर फंडिंग की मैंने एक उदाहरण दिया था, सुन लीजिए, मैंने एक उदाहरण दिया था कि वो पैसा टेरर फंडिंग से आ रहा है या कहां से आ रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं होती थी, मैं ये बोल रहा हूं। लेकिन अब जो भी पैसा 1 रुपया भी आ रहा है, वो 1 रुपया भी सरकार की, बैंक की नजर में है। बैंक को पता है कि ये रुपया कहां से आया। लेकिन इसके पहले जो फंडिंग, आप तो ये कहना चाहते हो ना कि ये बॉन्ड हटा दिया जाए तो हमको जहां से भी पैसा मिलना है वो पैसा मिलने लगे, इसकी जानकारी किसी को ना हो। क्या पहले जो चंदा आता था उसका क्या आप निकालते थे कि नहीं हमको किसने कितना चंदा दिया है? नहीं दिया है। आज अगर आप ये बात कहने के लायक हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये सारा पैसा चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दिया जा रहा है। वरना इससे पहले जो भी फंडिंग होती थी उसका आप एक आदमी का नाम बता दीजिए, या कोई पार्टी बताती हो पहले तो आप मुझे वो बता दीजिए। ठीक है, रविंद्र जी के पास चलते हैं। जो पैसा है इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। जो भ्रष्टाचार के जरिए आपने पैसा इकट्ठा किया है, भ्रष्टाचार सरकार बैंक के माध्यम से आया हुआ पैसा कैसे भ्रष्टाचार का? क्या आप ठीक है, कौन सी बात आप कह रहे हैं? एसबीआई के बॉन्ड खरीद के पैसा वाला भ्रष्टाचार कैसे हो गया?
और जो आप बिना बॉन्ड के पैसा लेते थे वो बिना भ्रष्टाचार का था। ठीक है। और अगर बॉन्ड खरीद के पैसा आ रहा है तो वो कैसे हो जाएगा? रविंद्र जी के पास चलेंगे। रविंद्र जी, केपी मलिक साहब ने एक बहुत ही मौजूद सवाल उठाया है कि भाई एसबीआई ने पूरा आंकड़ा दे दिया होगा हजारों लोगों का, जाओ भैया चेक करते रहो। जी, The person you are speaking with has put your call on hold. आए थे चुनावी बॉन्ड से, ये बेनामी संपत्ति के रूप में आ रहे थे। तो बेनामी संपत्ति कभी भी पारदर्शी नहीं हो सकती है। जमा तो बैंक में हो ही रहा था, क्योंकि उसमें जो नियमावली में है 2017 में जो नियमावली बनी कि ये गुमनाम रहेगा, नाम घोषित नहीं होगा और आरटीआई एक्ट से बाहर रहेगा। तो अगर मंशा पारदर्शिता की थी तो गुमनामी नहीं होनी चाहिए थी, आरटीआई एक्ट से बाहर नहीं होना चाहिए था। बैंक में जो जमा है तो खाली बैंक यही बता रही है कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना पैसा बीजेपी, क्योंकि इलेक्ट्रल बड़ा बॉन्ड जो है वो कैश कराए जाते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड कैश कराए गए तो बीजेपी ने कितना कैश कराया, अन्य दलों ने कितना कैश कराया, तो पारदर्शिता नहीं है। और अगर 15 दिन में कोई कैश नहीं कराता है तो इलेक्ट्रल बॉन्ड रद्द माने जाते थे, उसका पैसा चला जाता था प्रधानमंत्री कोष में। तो ये तो अब इसमें अगर नियमावली की माने तो कोई भी आदमी घोषित नहीं कर सकता था, कोई भी पार्टी घोषित नहीं कर सकती थी। लेकिन ये जो चुनावी चंदे का पूरा खेल है इतने तक नहीं है, 9,000 तक सीमित नहीं है। अगर आप पूरा देखेंगे तो चुनावी जो चंदा आया है 16,447 करोड़ से ज्यादा रुपया आया है। इसमें से जो चुनावी बॉन्ड आया है वो 55 या 56% है, कॉर्पोरेट फंडिंग 28% की है, अन्य स्रोतों से 16% है। जी, तो अगर इतनी बीजेपी पारदर्शी है तो चुनावी बॉन्ड में कोई पारदर्शिता नहीं है, क्योंकि वहां गुमनामी शब्द यूज किया गया कानून में, आरटीआई एक्ट से बाहर रखा गया है, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने खारिज किया है। और अगर वो पारदर्शी हैं तो जो 28% कॉर्पोरेट से आया हुआ है, जो 16% अन्य स्रोतों से आया हुआ है, उसको खुलासा कर देना तो पता लग जाएगा कि कितनी पारदर्शिता है। तो मलिक साहब के प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है कि जो नियमावली में थी उसमें कोई खुलासा नहीं कर सकता है। अब इसके बाद ये जो मैं बता रहा हूं 16,000 से ज्यादा करोड़ रुपए आए हैं, ये तो लीगल ट्रांजैक्शन में आए हैं। जरा इलीगल ट्रांजैक्शन, जो अडानी का केस खुला था वो तो सारे इलीगल ट्रांजैक्शन के थे, उसका खुलासा कैसे होगा? जिसको अभी हमारे मित्र कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कि टेरर फंडिंग से आया, तो अगर टेरर फंडिंग से आया तो भारत FATF का मेंबर है, और अगर टेरर फंडिंग से आए हुए पैसे का चाहे पिछले 20 साल में आया हो, अगर खुलासा नहीं कर पाई है तो आयोग की सरकार है। जी देखिए, मैंने जो FATF बना हुआ है तो बना ही हुआ टेरर फंडिंग का खुलासा करने के लिए, देखिए क्यों नहीं अब तक कर पाई वो खुलासा, अगर इस बात का उपयोग किया जा रहा है। मैंने एक उदाहरण दिया था कि पहले जो पैसा आता था उसका स्रोत नहीं पता चलता था कि वो पैसा कहां से आया है, टेरर फंडिंग का है कि कहां का है। मैंने इस तरीके से ये बात कही थी, मैंने ये नहीं कहा कि टेरर फंडिंग का ही पैसा था। तो इसको आप मत कहिए बार बार, चूंकि तमजीन भाई ने ये बोला और आपने भी बोला। मैंने एक उदाहरण दिया था कि पहले जो पैसे आते थे उनका स्रोत पता नहीं चलता था कि वो कहां से आ रहा है, टेरर फंडिंग का पैसा है या कहीं का पैसा। मैंने ऐसे उदाहरण देके बोला था। दूसरी चीज ये है कि हम तो नहीं कह रहे ना, हम तो कह रहे हैं कि ठीक है उसका जो अगर खुलासा होना है तो खुलासा भी हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खाली थोड़ी पैसे लिए हैं, कांग्रेस ने भी लिए हैं, समाजवादी ने भी लिए हैं, आम आदमी ने भी लिए, सब ने लिए हैं। और रही ये बात कि भारतीय जनता, आप लोगों को दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा क्यों आया, तो भाई ये तो बड़ी हंसी वाली बात है। आशीष सवाल तो खड़े होंगे ना। नहीं क्यों नहीं, हमको सबसे ज्यादा वोट मिले, हमारे सबसे ज्यादा सांसद आए, सरकार हमारी है, सब कुछ है, तब भी आपने तो, अगर हमको ज्यादा वोट मिले, हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा इसके कार्यकर्ता है, तो ये कोई बात थोड़ी होती कि नहीं तुम्हारे पास इतना कार्यकर्ता क्यों, हमारे पास क्यों नहीं है, ये कोई बात थोड़ी है। अरे भाई हमको दिया लोगों ने, और वो भी कोई गुप्त दान नहीं दिया, वो दान जो है वो बॉन्ड के माध्यम से दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, उसका भी खुलासा हुआ जा रहा है, इसमें चर्चा का विषय नहीं है। गलत है, कानून में लिखा है गुप्त दान है ये।
कानून का मतलब है कि नाम नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसका स्रोत पता होगा। रविंदर प्रताप सिंह ने, सुनिए भैया मेरी बात सुनिए, रविंदर प्रताप सिंह भाई साहब ने हमको पैसा दिया, ये लिखा पढ़ी में है, ये जानकारी नहीं दी जाएगी बात अलग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी हस्तक्षेप किया भाई, अब वो सामने आ जाएगा, उसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। तकी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, हम भी चाहते हैं पता चले। आशीष तकी साहब एक महत्वपूर्ण विषय रविंद्र जी बोलिए, आ रहे हैं तकी साहब आपके पास। हाँ भाई एक मिनट जी, कि अब जब ये खुलासा हो जाएगा, अभी तो केवल इलेक्ट्रल बॉन्ड का है, वो 16,000 करोड़ से ऊपर का नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का जब खुलासा हो जाएगा तो देने वाली जो कंपनियां हैं वो कितनी पारदर्शी थी ये तो पता लग जाएगा ना। हाँ बिल्कुल पता लग जाएगा। और सिर्फ हमको ही नहीं, सिर्फ हमको ही नहीं, आपकी पार्टी में भी जिन लोगों ने दिया उनका भी पता चलेगा। कांग्रेस ठीक है ठीक है ठीक है, इस्तेमाल कर रहा हूँ, सबको पता कह चुका हूँ। तो इससे क्या होगा, जब ये खुलासा हो जाएगा इस चीज का एसबीआई के द्वारा, तब ये पता लगेगा कि क्यों इन्होंने उसको गुप्त दान के में कहा था, क्यों आरटीआई एक्ट से बाहर रखा था। ये तो हम लोग बैठ जाएंगे, फिर एक बार डिस्कशन कर लेंगे। तो जो आज की बातें हैं, जिसको टेरर फंडिंग, अज्यूम फंडिंग में कहा जा रहा है, वो तो बातें खुद खत्म हो गई। रविंद्र जी, तभी सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बता दिया ना भाई। उसने तो साफ कहा कि जनता को जानने का अधिकार है। ठीक है, जान जाए। हाँ, लोग तो तकी साहब का सुन लें। हाँ तकी, इनकी आवाज, जिसमें 57% इलेक्टोरल बॉन्ड 6,500 बीजेपी को आया सिर्फ एक पार्टी को। और पिछले विगत सालों में जो एमएलए जोड़ तोड़ हुई, एमएलए ने जो पार्टियां छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की, वो भी 44-45% बीजेपी एमएलए जो है छोड़ के बीजेपी में गए। तो इससे क्या रिलेशन सकता है, समझ सकते हैं। उसी बात ये जब कह रहे हैं कि सही है, तो इसका मतलब अगर आप किसी सरकारी कार्यालय में जाते हैं, वहां काम नहीं कर हो पा रहा है, तो आप जो पैसा देते हैं, जो घूस देते हैं, उसको भी सुविधा शुल्क करना चाहिए। सुविधा शुल्क है, आराम से काम हुआ जा रहा है, बाबूजी को पैसा दे देते हैं, 200 रुपए तेज काम होगा, 500 रुपये और जल्दी काम हो जाएगा, तो उसको भी संवैधानिक दे दिए। तो बीजेपी जो है वो कूतर देती है असंवैधानिक चीजों को, जो गलत है उनको आप संवैधानिक कैसे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिले वो बिना किसी जानकारी के मिले पार्टियों। ठीक है ठीक है ठीक है, विपक्ष ये चाहता है जो भी चंदा मिल रहा है उसकी कहीं कोई लिखा पढ़ी ना हो, और वो चंदा जो है वो ऐसे ही मिल जाए। ठीक है, बढ़िया रिश्वत है, उसको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ने दे दिया। देश की जनता देख रही है। ठीक है, मलिक साहब के पास चलेंगे। मलिक साहब जी भाई, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपस में, क्या वो तस्वीर साफ होगी कि वाकई चुनाव बॉन्ड किसने दिया, किसने खरीदा, कहाँ कितनी धनराशि गई, या वो ऐसा ही रिपोर्ट होगा कि हम सब उलझ के रह जाएंगे? देखिए संजय जी, जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, जिस तरह के जवाब एसबीआई के आए हैं, और जिस प्रकार से ईडीआर ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उन्होंने कुछ सवाल मांगे थे, सब मामला उलझ गया है। मैंने आपको पहले ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को एक सेफ पैसेज दे दिया है, एक सुरक्षित रास्ता दे दिया है बचने का। और मैंने कहा कि दो भूसे के ढेर लगा दिए हैं, और उन्होंने पेन ड्राइव में दे दिया है, वो पेन ड्राइव में डाटा वहां लगा दीजिएगा, सिर मारते रहिए उसमें, पेन ड्राइव खोलिए और एक आपको लंबी चौड़ी सूची देने वालों की मिल जाएगी, और वो किसको कहाँ से है ये आप जोड़ते रहिए। उसमें बहुत सारी शेल कंपनियां होंगी, बहुत सारे फर्जी केवाईसी होंगे, फिर आप उनका केवाईसी चेक करिए। ये हमारे आपके लिए है, और हमारे आपके जो डिपार्टमेंट के या हमारे आपके जो लोग हैं वो कोई खोजी पत्रकार हैं, 100 में से 1 या 2 लोग लंबी चौड़ी प्रक्रिया में जाएंगे और सब मामला चुनाव तक ठंडा हो जाएगा। ये खाली 1 महीने का मामला है। अगर आप मोटा मोटी तौर पे देखें, जो मैंने सवाल पूछा है, यहाँ जितने भी विपक्षी दल के नेता, भारतीय जनता पार्टी वाले तो ठोक के कह रहे हैं कि भैया हमने तो लिया, हमारी तो पार्टी है, हमारे पास तो कार्यकर्ता भी ज्यादा है, हम तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, तो हमें तो मिलना ही चाहिए। लेकिन आपको कम मिल रहा है, आपको इस बात की है। जो विपक्षी दलों के प्रवक्ता है, उनकी इस बात पर जोर है कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा क्यों मिला। अरे भाई, जाहिर सी बात है, जब कोई काम कराएगा वो दूसरे तरीके से चंदा देगा। सबसे ये तो हर सत्तारूढ़ दल ऑब्लाइज करते हैं। तो इसमें बात काम कराया, लोगों ने पता देंगे उठाया था, उसमें उन्होंने ये कह दिया नहीं जी ये तो गुप्त रखा जाएगा। भी रविंद्र प्रताप जी ने कहा, अरे भैया क्या दिक्कत है उसमें आपको करने में कि हमें इतना मिला, कहाँ से आया, तो हम जांच करते रहेंगे ना, हम खुद ही पत्रकार, हम लगे रहेंगे कहाँ से कितना है। आप अपनी सही बात है, माथा पच्ची का दौर, उसका वायदा करिए यहाँ चैनल पे बैठ के। ये पैसा बच के पास भी आ सकता था। मलिक साहब
वक्त समाप्त हो रहा है। जाहिर सी बात है, आपने सही कहा कि हम मीडिया कर्मी माथापच्ची करते रहेंगे और निकालने की कुछ कोशिश करेंगे कि क्या कुछ निकलता है उस रिपोर्ट से। लेकिन फ़िलहाल वक्त हो चुका है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस गंभीर मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी का धन्यवाद है, केपी मलिक साहब का धन्यवाद, रविंद्र जी का, तमजीद साहब आपका भी, और सैयद मोहम्मद तकी साहब का। लेकिन निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि ये जो चुनावी बॉन्ड है, इसका मामला आने वाले दिनों में सुर्खियों में बना रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि सत्तारूढ़ दल कुछ छिपाने की कोशिश करे, विपक्षी दल कुछ निकालने की कोशिश करे और जनता के बीच में ले जा करके उसे एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करें। लेकिन वाकई जो बातें निकल कर आई इस चर्चा के जरिए, ये बात तो साफ है कि उस रिपोर्ट का जब खुलासा होता है उसमें क्या कुछ सामने देखने को मिलता है, रिपोर्ट को तैयार करने में कितनी पारदर्शिता बरती गई है, ये सब देखने वाले बात होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।